Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, good morning. Today we are going to solve exercise number 10.2. ठीक है, अगर एक्सरसाइज सॉल्व करने की बात करी जाए, जस्ट द एस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग एक्सरसाइज, अगर इतनी सी बात करी जाए तो इट्स अ वेरी रियली वेरी इजी एक्सरसाइज है ना। अगर एक्सरसाइज सॉल्व करने पे आए तो ये मान के चलो आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म है ना। इतनी इजी एक्सरसाइज है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स है ना। तो होपफुली आपने जो कल तक के वीडियोस थे वो सारे वॉच कर रखे हैं एंड अपने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रखे हैं, बिकॉज इसके बाद तो कोई टाइम मिलेगा नहीं नोट्स कंप्लीट करने का। जैसे जैसे फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, वो सारा आपके पास नोट डाउन होना चाहिए पेयर में। ओके, तो एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनका क्या निकालना है अपने को? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने सीखा था, शॉर्ट में अपन कॉन्सेप्ट भी थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। हमने सीखा था कि लेट अस से एक वेक्टर है आर एक्स आई कैप, कॉम्पोनेंट फॉर्म में है वाई जे कैप। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ कॉम्पोनेंट फॉर्म इन दिस एक्सरसाइज है ना, जेड के कैप। इसलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको मैंने कॉम्पोनेंट फॉर्म सिखा दिया ना, क्योंकि कॉम्पोनेंट फॉर्म से ही रेफरेंस लेके सारी चीजें इस एक्सरसाइज में करेंगे और आगे तो सारी एक्सरसाइज में ऑब्वियसली वही चलेगी। तो अगर वेक्टर आर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? इसके स्केलर कंपोनेंट्स, जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं दिख रहे हैं, इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। इसके स्केलर कंपोनेंट्स एक्स इसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इसका सम करके इसका क्या करना होता है? रूट करना होता है। तो सिमिलरली इधर आ जाओ फिर, मतलब एक में तीन क्वेश्चन है ये ना। जैसे वेक्टर ए गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब अपन निकालेंगे तो देखो उसका स्केलर कंपोनेंट्स कौन है? आई कैप है ना। तो आई कैप के बगल में कोएफिशिएंट क्या है? वन। तो वन का स्क्वायर। जे कैप के बगल में कोएफिशिएंट क्या है? अगेन वन, वन का स्क्वायर। और फिर के कैप के बगल में भी कोएफिशिएंट क्या है? वन। तो अगेन वन का स्क्वायर, इनका सम का रूट। तो इट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन यानी रूट थ्री। रूट थ्री पहला आंसर। चलो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बोलो, आई कैप के का कोएफिशिएंट क्या है? टू। तो टू का स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का स्क्वायर, फिर है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर। इसको करते हैं, जोड़ते हैं। तो टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस सेवन का स्क्वायर 49 एंड माइनस थ्री का स्क्वायर 9। तो इसको फिर से ऐड करते हैं। तो 9 एंड 9 18 एंड 4 22, रिमाइंडर 2 62, रूट 62। फाइन। और रूट 62 जो है इससे इससे ज्यादा सॉल्व हो भी नहीं सकता है ना। चलो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना जरा अपने आप, और बताओ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालो अपने आप। वन, वन आ रहा है क्या? दिख नहीं रहा तो देखो, ये वेक्टर सी। बोलो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वन अपॉन रूट थ्री। तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, फिर अगेन वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। जे कैप का कोएफिशिएंट भी वही है, प्लस और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर का सम का रूट। तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? वन बाई थ्री, अगेन वन बाई थ्री, और माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर भी क्या होता है? वन बाई थ्री। वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री का रूट हो जाएगा, यानी कि वन का रूट हो जाएगा, यानी कि वन। तो इसका मैग्नीट्यूड वन आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? वन। इससे पता है क्या कह सकता हूं मैं? क्या कह सकता हूँ बताओ? एक लाइन कह सकते हो कि वेक्टर सी क्या है? यूनिट वेक्टर। एक और लाइन कह सकते हो आप, मतलब तीनों के लिए आप कुछ कुछ अगर कहना चाहें तो देखो ये यूनिट वेक्टर है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो इसके कोएफिशिएंट्स थे ना, वन वन वन, इसके थे टू, माइनस सेवन, माइनस थ्री, वो तो क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज। क्या थे वो? लेकिन वेक्टर सी में ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस हैं। क्या है ये? डायरेक्शन कोसाइंस। जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और जो यूनिट वेक्टर नहीं होगा उसमें वो क्या होंगे? डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, इसमें ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के साथ साथ ये क्या है? डायरेक्शन
कोसाइंस भी है। और उन दोनों केसेस में वो क्या है, केवल और केवल डायरेक्शन रेशियोज है, वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। ओके, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बताओ। डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका आपको बताया था कि अगर हमारे पास एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इन एल एम एन को किसी भी नंबर से, एनी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें। और डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी से अपन डिनोट कराते थे। हमने क्या कहा था कि ए बी सी और एल एम एन प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं, मतलब ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एम। तो लेट अस से कि यहाँ पे ये है एल, ये है एम और ये है एन। तो अगर मैं सबको वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस वही चीज आ जाएगी। भाई किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है ना डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियोज बनाना होता है। और इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज आप बना भी सकते हो ऐसे। तो मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तीन आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ए बी सी, ये तीन भी ए बी सी हो सकते हैं वन से मल्टीप्लाई किया। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं। बट जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ के नहीं करेंगे, केवल एक्सरसाइज सॉल्व करने के हिसाब से सॉल्व करके छोड़ देंगे तो एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाएगी। 10.2 तो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। 10.2 में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, 10.3 या 10.4, वहां पे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ जाएगी फिर, अभी नहीं समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल देना है आपको। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर्स बना के बताओ जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है। अब वेक्टर्स बना के बताओ का मतलब क्या है, मतलब वेक्टर्स लिखो, इसका मतलब क्या है, इससे वो क्या कहना चाहता है, किस कैसे लिखूं मैं, वेक्टर्स कैसे लिखते हैं। लिखने का मतलब है उसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखो। क्या लिखो, कंपोनेंट फॉर्म लिखो। ऐसा नहीं कि सर आपने कहा था कि दो अलग अलग वेक्टर्स बना दो और है ना उसकी मैग्नीट्यूड सेम रख दो, तो ये लो मैं कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ सर वेक्टर ए वेक्टर बी ही, मान लेता हूँ मैं दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। हाँ, तो ये कंपोनेंट फॉर्म नहीं लिखी आपने, ये तो डिनोट करवाया आपने ना। तो आपको दो अलग अलग वेक्टर्स ऐसे सोचने हैं जिनका क्या हो बेटा, जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। देखो, बड़ा ही आसान है। आप है ना वेक्टर ए कुछ भी सोच लो जो आपके मन में, बोलो प्रियांशी, कुछ भी बोलो जो मन में आ रहा है वो बोलो। यस, 2i कैप +3j कैप, ठीक है, +5, कुछ भी वेक्टर बना लिया मैंने। जैसा मुझे अच्छा लगा, जैसी मेरी इच्छा हुई, मन मर्जी हुई, मैंने वैसा वेक्टर यहाँ पे बना दिया। अब एक दूसरा वेक्टर देखो, पहला वेक्टर आपकी मर्जी से, दूसरा वेक्टर उसकी मर्जी से। अब बी वेक्टर कुछ भी नहीं बना सकते। बी वेक्टर ऐसा बनाना है कि उसका क्या हो, लेकिन ये दोनों वेक्टर अलग अलग होने चाहिए। डिफरेंट वेक्टर्स का है उसने, ऐसा नहीं कि सर एक ही यही लिख दो ना मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, लेकिन फिर वेक्टर भी सेम हो जाएंगे ना। वेक्टर अलग करना है। तो मैग्नीट्यूड बनता किससे, इन तीन नंबरों से बनता है, यस और नो। इन तीन नंबरों से बनता है मैग्नीट्यूड। आप इन स्केलर नंबर्स को अलग अलग कर दो ना, जैसे 2 3 5 का कॉम्बिनेशन है, आप 3 2 5 का कॉम्बिनेशन कर दो, मतलब इनको एक्सटे अलग अलग कर दो, है ना। और तो और आप इनको माइनस भी कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो, तो मैंने 3i कैप तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 2j कैप यहाँ लिख दिया, और मेरी मर्जी मैंने 5 को -5 k कैप लिख दिया। अब आप सोचो, इधर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर सेम आएगा कि नहीं आएगा। निकाल के बताओ, ये तो आप प्रूव भी करके तो बताओगे भी इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये तो आपने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब आप प्रूव करके बता रहे हो कि साहब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 9 13 और 25 होते हैं 38 शायद, 13 and 5 18, ठीक है। और अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अब की बार 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +-5 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही 9 + 4 + 25, तो वही आ जाएगा √38, ठीक है। तो देखो हेयर
हेयर वेक्टर ए और वेक्टर बी तो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी कहूंगा मैं, है ना, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स कल बताया था, कल वाले कॉन्सेप्ट में कंपोनेंट फॉर्म में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कैसे देखते हैं, उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए, 2 से 2, 3 से 3 ऐसे में, तो ये दोनों रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स तो सेम है नहीं, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे आ रहा है सेम, √30। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो ऐसे नहीं 2 वेक्टर लिख के छोड़ के आ गए, इस तरीके से डिटेल में बता के, ठीक है जी, समझ आ रहा है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। अब आपको दो डिफरेंट वेक्टर्स बताने हैं जिनका क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, ओके, और उसके लिए क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए स्केलर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अच्छा, स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं उस पर एक बार चर्चा करते हैं। कि लेट अस से कि मेरे पास एक वेक्टर है अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर वेक्टर आर होता है, याद रखना, है ना, ए बी सी तो एग्जांपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये वेक्टर आर होता है, और कोई भी पॉइंट जो अपन 3D स्पेस में मानते हो क्या मानते हैं, पी मानते हैं, और उसका फिर जब अपन पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो वो वेक्टर आर से डिनोट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन वेक्टर आर लिख दिया, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म हो जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसमें जो ये एक्स वाई जेड है, दिख रहे हैं, जो ये एक्स वाई जेड हैं, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर, ये तो होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। क्या होते हैं ये बेटा, स्केलर कंपोनेंट्स। और ये क्या डिसाइड करते हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं। और जो एक्स वाई जेड के साथ में आई कैप जे कैप के कैप भी लगे हुए हैं, यानी कि पूरे के पूरे कंपोनेंट्स उठा लिए मैंने, एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के पूरे के पूरे, जो एडिशन से जो सेपरेटेड है ना एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कह लो, तो एलिमेंट्स कह लो या टर्म्स कह लो, पूरी की पूरी टर्म्स उठा ली, तो दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर कंपोनेंट्स पूरे के पूरे वेक्टर कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे डायरेक्शन को। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो एक्स वाई जेड सफिशिएंट है डिसाइड करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड सेम करना था आपको, तो आपने जस्ट एक्स वाई जेड के हिसाब से चले, लेकिन अब आपको डायरेक्शन सेम करनी है तो आपको एक्स आई के वाई जेड के कैप तीन, मतलब पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को चेक करना होगा ढंग से, ओके। चलो, दो डिफरेंट वेक्टर्स बताने सेम डायरेक्शन में, तो पिछली बार की तरह ही अपन क्या करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कुछ भी बोलो, वेक्टर ए बताओ, कुछ भी बोल दो, वेक्टर है 5, ठीक है, 6 जे कैप 8, ठीक है, ठीक है। तो पहला वेक्टर हमारी मर्जी से, दूसरा वेक्टर उनकी मर्जी से। अब वेक्टर भी कुछ ऐसा सोचना है कि इसकी डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन सेम कैसे करेंगे बताओ, डायरेक्शन सेम कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, सोचो, थोड़ा सा फोकस करो, कल वाले कॉन्सेप्ट्स माइंड में रिवाइज करो जो कल वीडियो में बताया हुआ है, कैसे हम इसके डायरेक्शन सेम कर सकते हैं, आइडिया बोलो, प्रगति, मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लो ये वेक्टर बी है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, किस तरह के वेक्टर्स हैं ये, किस तरह, कोलिनियर, किस तरह के वेक्टर्स हैं ये, तो सिंपल सी बात है, कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती, या तो सेम होती है या ऑपोजिट होती है, उल्टी भी हो सकती है, ये भी कोलिनियर है होने में, तो वेक्टर सी, ये तीनों आपस में कोलिनियर है, तो या तो कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है या फिर उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, तीसरा तो कोई केस होता है क्या, नो सर। तो ठीक है, अपन सेम डायरेक्शन ले लेंगे। अच्छा, ऑपोजिट और सेम में डिफरेंस क्या है, अगर वो नेगेटिव है उसका तब तो ऑपोजिट है, और नेगेटिव नहीं है तब वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अपन नेगेटिव नहीं करते हैं, क्या करो आप इसका एक कोलिनियर वेक्टर बनाओ। कोलिनियर वेक्टर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो यानी कि कल वाला वीडियो रिवाइज नहीं करके आया, vector A can be written as lambda times vector B, then we can say vector A and vector B are collinear, बताया था।
वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख पाए या उल्टा भी लिख पाए, वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख पाए, तब अपन क्या कहेंगे कि ये कोलिनियर वेक्टर हैं। तो अब आप वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख दो ना, लैम्डा कोई भी नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख दो। अब लैम्डा तो एज इट इज लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी नॉन जीरो स्केलर बोलो, जैसे कि मेरी मर्जी मैंने 3 ले लिया, ठीक है, बट नेगेटिव मत लेना, बट नेगेटिव मत लेना। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कोलिनियर तो बन जाएंगे वो, नेगेटिव लेने का, जैसे मैंने -3 ले लिया तो कोलिनियर तो ये बने, लेकिन कोलिनियर बनने के साथ साथ डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो आपको पॉजिटिव स्केलर लेना है, उससे क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो -3 नहीं ले सकता, 3 ले लिया, और 3 इंटू वैक्टर ए क्या है, 5a कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, इसको सॉल्व कर लिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके आई हो, 3 5 जा 15 आई कैप, 3 6 जा 18 j कैप एंड 3 8 जा 24 k कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स जो बने, ये दोनों वेक्टर्स की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। समझ आया, समझ आया। एक्चुअली वेक्टर बी जो है ना, वो 3 गुना है वेक्टर ए का, वेक्टर बी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है ना, भाई वेक्टर ए मान लो इतना है, तो वेक्टर बी जो है इसका 3 गुना लंबा है, 1 2 3, तो डायरेक्शन तो सेम है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड से कितना लंबा है, 3 टाइम्स। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, तो उसका 10 10 10 30 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है ना, उसने क्या कहा था, आप तो डायरेक्शन सेम कर दो, तो आप 3 गुना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना करो, वो आपकी इच्छा है, बट -3 गुना या -4 गुना मत कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर केवल कोलिनियर वेक्टर्स का एग्जाम्पल पूछे, तब तो आप लेमडा को एनी एनी नॉन जीरो स्केलर ले सकते हो, एनी नॉन जीरो स्केलर कब ले सकते हो, जब वो कहता कि राइट टू डिफरेंट कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन अगर कोलिनियर वेक्टर्स का एग्जांपल ना कहे, सेम डायरेक्शन का एग्जांपल कहे, तो आप एनी नॉन जीरो स्केलर ना लेके एनी पॉजिटिव स्केलर ही लेंगे, नेगेटिव का ऑप्शन खत्म हो गया। इज दैट क्लियर, क्लियर सभी को। अब बना लोगे ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। चलते हैं आगे। Question 4. Find the values of x and y such that these are equal. Very easy. Equality of vectors सीखा था अपन ने, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी हर एक क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूँ। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या कहता था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी तभी इक्वल माने जाएंगे जब इनकी कंपोनेंट फॉर्म इक्वल हो, जब इनकी कंपोनेंट फॉर्म इक्वल हो। कंपोनेंट फॉर्म लेटेस्ट से बना देता हूं मैं, वेक्टर ए की एग्जांपल के तौर पे मैंने बना दी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बना देता हूं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इनकी कंपोनेंट फॉर्म इक्वल होगी, देन ओनली वी कैन से दीज आर इक्वल। और कंपोनेंट फॉर्म इक्वल होने का मतलब होता है इनके स्केलर कंपोनेंट्स का इक्वल होना। दैट मींस a1 शुड मैच विथ b1, a1 शुड मैच विथ एग्जैक्टली इक्वल टू b1, एंड साथ में दूसरी कंडीशन a2 शुड बी इक्वल टू b2, एंड साथ में तीसरी कंडीशन a3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, b3। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि कंपोनेंट फॉर्म इक्वल है, एंड देन ओनली वी कैन से कि वेक्टर्स इक्वल है। ठीक है, अब उसने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स चेक नहीं करवाई है, उसने तो कह दिया कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो लेट अस से कि ये वेक्टर ए है और लेट अस से ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो या तो उसकी आप k कैप वाली फॉर्म बना दो, 0k कैप, ठीक है ना, और नहीं भी बनाओ तो चलेगा, है ना भाई। अगर आप 2D में कंसीडर करोगे, जरूरी नहीं है बेटा कि वेक्टर को हम 3D में ही कंसीडर करें, वेक्टर को 2D में अगर आप कंसीडर कर रहे हो तब तो आप 2i कैप प्लस 3j कैप, ये x कोऑर्डिनेट है 2 और ये y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं, दैट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये स्पेस में नहीं है, ये किसी प्लेन पर है, कार्टेशियन प्लेन पर। और अगर मानना चाहो तो 0k कैप। बी वेक्टर के xi कैप yj कैप एंड लेट अस सपोज zk कैप, है ना। ये 0k कैप, z तो पता नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बनाया तो हम भी नहीं बनाते हैं। ओके, 0k कैप। तो यहां से अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो 2 की वैल्यू x, 3 की वैल्यू y और 0 की वैल्यू 0 मैच होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई बोलो 2, एंड y की वैल्यू क्या हो गई बोलो 3। वेरी इजी, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। बोलो कोई डाउट, आंसर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है बताओ? इनिशियल पॉइंट गिवन है, उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट? तो इनिशियल पॉइंट, लेट अस से इनिशियल पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 2,1 और Z कोऑर्डिनेट गिवन है, तो लेट अस सपोज करो 0 ले लेता हूँ। अभी वापस ये 2D प्लेन पे आ गया, बट अपन देखो 3D स्पेस में घुस चुके हैं, तो अब अपन 2D प्लेन ना सोचें, अगर नहीं गिवन है तो अपन 0 मान लेते हैं, ठीक है? टर्मिनल पॉइंट जो है कुछ भी मान लो, जैसे Q मान लो, क्या गिवन है आपको? -5, 7, 0। अब आपको क्या करना है कि एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो P को इनिशियल पॉइंट मानता हो और Q को क्या मानता हो? टर्मिनल पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट था कल वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, याद है क्या? वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। वो क्या कहता था कि आप 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए वेक्टर बना सकते हो, जैसे P से Q मिलाना है, P को इनिशियल लेना है और Q को क्या लेना है? टर्मिनल। तो आप क्या करोगे? टर्मिनल में के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, ठीक है ना? तो टर्मिनल -5 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे -5 -2 दिस मच ऑफ I कैप प्लस 7 -1 दिस मच ऑफ J कैप और 0 -0 दिस मच ऑफ K कैप। तो वेक्टर बनाते हैं, -5 -2 क्या होता है? -7 I कैप प्लस 7 -1 क्या होता है? 6 J कैप एंड 0 -0 तो 0 ही होता है, तो लिखो तो ठीक है 0 K कैप, अदरवाइज आप चाहो तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा, कुछ मौजूद ही नहीं वहां पे, K कैप के नाम पे 0 है, तो लिखो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसके स्केलर कंपोनेंट्स भी बताएं और इसके ये जो वेक्टर बनाना वेक्टर PQ, इस वेक्टर PQ के क्या बताएं? स्केलर कंपोनेंट्स भी बताएं। और तो स्केलर कंपोनेंट्स तो बस इसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से? -7, 6 एंड 0 आर द स्केलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर कंपोनेंट्स में इनके साथ इसकी पूरी पूरी टर्म्स उठा लो, कैसे? -7 I कैप, 6 J कैप, 0 K कैप। आंसर, ये स्केलर कंपोनेंट्स, ये वेक्टर कंपोनेंट्स। इजी। चले नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है सब? कुछ ना समझने जैसा वजह है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। बस कल का इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से नोटेड हो आपके पास और रिवाइज्ड हो। तो कहा था मैंने बच्चों वाली लगेगी ये एक्सरसाइज, तो फिर भी 10.3 और 10.4 थोड़ी सी है दमदार, 10.2 तक तो काफी इजी है वेक्टर चैप्टर, है ना? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। आ जाइए, वेक्टर का सम करते हैं, और वेक्टर का सम ऐसे नहीं करेंगे, उसमें करेंगे, क्या कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में सम करेंगे। देयर आर 3 वेक्टर्स गिवन। तो वेक्टर्स के अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो उनका सम करने का मतलब ये होता है कि उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का सम करना। फाइन। तो वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, वेक्टर सी इज दिस। दिख रहे होंगे साहब? नहीं तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, देखो दिख रहे होंगे। सो आपको तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहां से लिखता हूँ। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी इक्वल टू, देखो भाई देखो, इसका स्केलर कंपोनेंट है 1, इसका स्केलर कंपोनेंट है -2 और इसका स्केलर कंपोनेंट 1, तो 1 - 2 + 1 इस तरीके से करेंगे। बोलो ऐसे ही करेंगे? कैसे? 1 और फिर ये -2 है, तो चलो मैं एक बार पूरा डिटेल में बताता हूँ। 1 प्लस -2 और फिर +1, दिस मच ऑफ I कैप, दिस मच ऑफ I कैप, इतना तो I कैप, ठीक है जी। फिर आ जाओ प्लस, अब आ जाओ J कैप के स्केलर कंपोनेंट्स, तो इधर लिखा हुआ है -2, फाइन, प्लस फिर इधर क्या लिखा हुआ है 4, फिर इधर क्या लिखा हुआ है -6, दिस मच ऑफ J कैप, दिस मच ऑफ J कैप, प्लस चलो आ जाओ अब K कैप में है 1 प्लस इधर K कैप में है 5 और इधर K कैप में क्या है -7, एंड दिस मच ऑफ व्हाट K कैप। चलो ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 -2, 2 - 2 0 I कैप हो गया, तो बोलो ये तो 0 I कैप हो गया। प्लस इधर आ जाओ, -6 - 2 -8, -8 में से 4 गया तो -4
-4 जे कैप हो गया, ठीक है। और इधर आ जाओ, 5 + 1 6 एंड 6 - 7 -1 के कैप हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो देखो 0 आई कैप ना भी लिखे तो चलेगा। स्टार्ट करो कहां से लिखना, -4 जे कैप और -1 के कैप को माइनस के कैप, दैट इज इट, दिस इज द सम, फाइनल सम। अच्छा पीछे से भी मैच करते रहना प्लीज, देख देना अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हो कैसे भी हो तो बता दें। पीछे से का मतलब आंसर की से, -4 जे कैप माइनस के कैप, कोई डाउट नहीं है सम करने में। गॉड ब्लेस यू। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। अब कल हमने यूनिट वेक्टर के बारे में भी सीखा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, कुछ भी होती है, एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड तो 1 फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन डायरेक्शन एनी कैसे बनाऊं सर, कौन सी बनाऊं, ईस्ट बनाऊं, नॉर्थ बनाऊं, साउथ बनाऊं, कैसे बनाऊं। तो उसने एक हिंट दे दिया कि एक वेक्टर है दुनिया में इस तरह का, इसकी जो डायरेक्शन हो ना उसी की ले लेना तू। क्या कहा इसने, इसकी डायरेक्शन पहचान ले तू। अब डायरेक्शन पहचानने का मतलब ये नहीं है कि सर ये पहचानो कि नॉर्थ ईस्ट है साउथ है, इस तरीके से डायरेक्शन पहचानना नहीं है, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स को देखना है। और उसके वेक्टर कंपोनेंट्स और इसके वेक्टर कंपोनेंट्स एक दूसरे के अगर प्रोपोर्शनल है, भाई लैम्डा टाइम्स है ना, नॉन जीरो स्केलर में, तो फिर वो उसकी डायरेक्शन के सेम माने जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जहां पे लैम्डा एक पॉजिटिव स्केलर होना चाहिए, तब वो दोनों एक सेम डायरेक्शन के माने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन पता करता हूं मैं, वेक्टर ए की। ओके, तो वेक्टर ए अगर ये है तो वेक्टर ए की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए, अच्छा एक चीज और, डायरेक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन पता है, डायरेक्शन कोसाइन से होता है। किससे होता है, डायरेक्शन कोसाइन से। क्योंकि जो सपोज करो इसके जो एल एम एन आएंगे, जो इसके एल एम एन आएंगे वो कोस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बराबर होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू होगी तो वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल सकती है। और अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स हैं। एंगल्स किसके, जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो एक बार हमको ये पता चल गया कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ किस तरह का एंगल बना रहा है, तो वहां से डायरेक्शन का हिंट मिल सकता है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है, एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन से। तो सबसे पहले अपन इसका एल एम एन निकाल लेते हैं, और एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आई कैप यानी 1 का स्क्वायर, जे कैप यानी अगेन 1 का स्क्वायर, और 2 के कैप यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 4 गिव्स मी √6। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अभी जो वो वेक्टर गिवन है, जिस फॉर्म में गिवन है, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे उनको डायरेक्शन रेशियोज कहूंगा मैं। 1 को और 2 को क्या कहूंगा बेटा, डायरेक्शन रेशियोज कहूंगा। और डायरेक्शन रेशियोज को लेटर से मैं एबीसी से डिनोट कराता हूँ। किससे डिनोट कराता हूँ, एबीसी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या, वो भी 1, और सी की वैल्यू 2। तो एबीसी से एलएमएन कैसे निकालते थे, याद करो, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, याद है। और बी कैसे, एम कैसे निकालूंगा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूंगा, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। एंड तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूंगा, सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ए क्या है, ए क्या है 1, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना आया, √6। एम क्या है, वो भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आया, √6। एन क्या है 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि √6। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गई, यस और नो, आ गए क्या, आ गए। अब मैं एक ऐसा वेक्टर बना लेता हूं जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस रख देता हूं। सुनो, अब मैं एक ऐसा वेक्टर बना देता हूं, देखो वेक्टर ए है ये, वेक्टर बी है ये, ध्यान से सुनो। इसके जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे और इसके जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, अगर वो दोनों डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, यस और नो, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे
इसकी जो ये एल एम एन है, मैंने क्या कहा था, जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो रेशियो का काम भी करते हैं। तो हालांकि है तो ये एल एम एन, लेकिन मैं इनको डायरेक्शन रेशियोज भी मान सकता हूं ना। तो अगर मैं इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल कुछ डायरेक्शन रेशियोज बनाऊं, उनका दुगुना कर दूं, तिगुना कर दूं, चार गुना कर दूं, तो इसकी डायरेक्शन और जो मैं यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं उसकी डायरेक्शन सेम होगी। पर मैं दुगना तिगना भी क्यों करूं, मैं यही ले लेता हूं, क्योंकि दुगना तिगना करूंगा तो मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा बनेगा, और अगर मैं यही रखूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एक बनेगा। तो डायरेक्शन इस वेक्टर की हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप जो नया यूनिट वेक्टर बना रहे थे, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने कि अगर आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए चाहिए, तो उस यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट कराते हैं। याद है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको किससे डिनोट कराते हैं, ए कैप से डिनोट कराते हैं। और ए कैप निकालने का तरीका भी बताया था, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। ओके, तो वेक्टर ए जो है क्या है, वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है, √6। तो एक तरीका तो ये है। अब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 क्या, जे कैप प्लस 2/√6 क्या, क्या कैप। तो ये आपका आंसर हो चुका है ए कैप का, और आपको ए कैप ही चाहिए था ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एल एम एन अलग अलग निकालो जैसे इधर निकाला है, और फिर इस एल एम एन को अगले वेक्टर के क्या रख लो, डायरेक्शन रेशियोस रख लो, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली 1 होगा, क्योंकि ये एल एम एन की वैल्यू है। अगर ये एबीसी की वैल्यू होती तो एक चीज सीखी थी हमने कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, बट ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हमेशा 1 हो, ये चीज ट्रू हो भी सकती है और ट्रू नहीं भी हो। तो अगर आप अगले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये एलएमएन रख देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा। तो एक तरीका तो ये है कि एलएमएन अलग अलग निकालो और इस तरीके से। और डायरेक्ट तरीका ये क्या है, डायरेक्ट तरीके में आपको फॉर्मूला बताया गया है, ये वाला फॉर्मूला बताया गया है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, दैट मीन्स आपको ए कैप निकालना है। और ए कैप निकालने का तरीका क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8। Find the unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points this and this। अब की बार सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो जिसकी डायरेक्शन चाहिए थी, वो वेक्टर साफ साफ गिवन था। इस बार जिसकी डायरेक्शन चाहिए वो साफ साफ गिवन नहीं है, वो वेक्टर बनाना है, P पॉइंट और Q पॉइंट से बनाना है। वेक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर। लेटस से ये तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और लेटस से ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वेक्टर PQ बनाता हूं पहले मैं। वेक्टर PQ कैसे बनेगा, 4 - 1 दिस मच ऑफ आई कैप, ठीक है, फिर 5 - 2 दिस मच ऑफ जे कैप, एंड फिर 6 - 3 दिस मच ऑफ के कैप। तो वेक्टर बन गया मेरा 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 के कैप। सारे 3 3 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप। क्लियर है यहां तक? तो अब वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, इट इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय पी क्यू कैप बोल सकता हूं मैं इसको ना, पी क्यू कैप। सिंगल लेटर से नोट कराओ तो ए कैप बी कैप। पी क्यू कैप निकालना है तो वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी क्यू तो एज इट इज लिख दो, 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 के कैप। ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसको ज्यादा इसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। और मैग्नीट्यूड निकालना है 3 का स्क्वायर, या पहले से अलग से मैग्नीट्यूड निकाल के भी रख सकते हो आप, उसको डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर दोगे कॉपी पेस्ट, और चाहो तो यहीं पे भी निकाल सकते हो। तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 27, और 27 का रूट क्या होगा, 3√3। तो 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप, क्या हो गया ये, √27। अगले स्टेप में देखो, यहां से भी 3 निकलना है, ऊपर से भी 3 निकलना है, तो ऊपर से 3 कॉमन ले लिया मैंने, आई कैप, जे कैप, के कैप, और
√27 में से भी 3√3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप। फाइनल आंसर मैच कर लो पीछे से। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, खुद सॉल्व करने से आएगा, ठीक है ना। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पेन उठाओ और सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि सुन लिया सर समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट भूलोगे अगर खुद पेन उठा के नहीं करोगे तो। साथ के साथ करो। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th। For the given vectors this and this, find the unit vector in the direction of vector a plus b। तीनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, इसमें भी यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में निकालना है अपने को, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर वापस बनाना पड़ेगा। और वो वेक्टर कैसे बनेगा, दो वेक्टर के सम की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो पहले तो वो वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर a प्लस बी, सम कर दो तो 2 + -1, 2 + -1, फाइन, दिस मच ऑफ आई कैप, प्लस उसके बाद क्या है, -1 + 1 दिस मच ऑफ जे कैप। प्लस कर रहे हो ना दो वेक्टर्स के, उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्लस कर दो, और 2 + -1 दिस मच ऑफ के कैप। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 - 1 यानी कि सिंगल आई कैप, ये तो कट गया, जे कैप तो कट गया भाई, जे कैप तो कट गया, तो लिख सकते हो 0 जे कैप, इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर आ जाओ इधर 2 - 1 अगेन के कैप, यानी सिंपली लिखें तो आई कैप प्लस के कैप है, और डिटेल में लिखे तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। अब इसको कुछ वेक्टर मान लेते हैं ना, लेट अस से कि ये वेक्टर सी था, ये क्या था, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब आपको चाहिए क्या, अब आपको ये चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जो नया वेक्टर बना है जिसका नाम आपने वेक्टर सी रखा है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी चाहिए, जिसको किससे डिनोट कराएंगे, सी कैप से, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है आपका, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड अगेन 1 का स्क्वायर। तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी √2, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/√2 आई कैप। और अब चाहे से आप 0 वाला कंपोनेंट ना लिखो, सीधे के कैप वाला कंपोनेंट लिख दो, 1/√2 के कैप। आंसर मैच करो। चले आगे, आंसर मैच हो गया, ओके। तो 2-3 क्वेश्चन आए थे यूनिट वेक्टर निकालने के, किसी में वेक्टर सीधा सीधा गिवन था, किसी में 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना था, किसी में 2 वेक्टर का सम करके वेक्टर बनाना था, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दिस। अच्छा क्यों करते हैं ऐसा, सुनो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। लेटर से कि ये वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर चाहिए आपको। मान लो इसकी डायरेक्ट, इसके मैग्नीट्यूड है लेटर से कितना रहा, 1 2 3 4 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है ना, 1 2 3 4 5। आपको तो एक ही यूनिट का चाहिए ना, लेटर से आपको केवल ये वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ये वेक्टर कह दो या ये कह दो, कोई सा भी एक ब्लॉक चाहिए इसमें से, ठीक है ना। तो आपको तो एक ही वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो डायरेक्शन भी नहीं बदला आपने, और मैग्नीट्यूड एक रख लिया। तो इसीलिए किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अच्छा फिर से डायरेक्ट, अच्छा इस बार यूनिट वेक्टर नहीं ले रहा है, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड कितना ले रहा है वो, 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड ले रहा है। देखो डायरेक्शन तो चाहिए इसकी, और मैग्नीट्यूड खुद से डिफाइन कर लिया कि 8 यूनिट चाहिए, राइट। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन में सुनो यूनिट वेक्टर निकाल लो, पहले तो इसकी डायरेक्शन में जैसे भी निकाल रहे थे ना यूनिट वेक्टर, वो निकाल लो, और वो यूनिट वेक्टर है यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है, 8 से गुना कर दो तो चलिए निकालते हैं।
1 सेकेंड। तो लेटर से इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। लेटर से इसका नाम मैं रख देता हूं वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। उसको किससे डिनोट कराऊंगा मैं? ए कैप से। और वो निकलेगा कैसे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कई बार जैसे मैग्नीट्यूड निकालने बैठता हूं ना तो मैग्नीट्यूड 1 निकल जाता है। मैग्नीट्यूड 1 निकल जाता है, इसका मतलब जिस फॉर्म में वो अभी गिवन है ना वो खुद ही यूनिट वेक्टर है। 1 से डिवाइड करेंगे तो वो का वही आएगा ना। तो वेक्टर ए 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का सम का रूट। तो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और +1 +4 कितना हुआ ये? √30 हुआ क्या? 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √30। √30 और सॉल्व हो पा रहा है क्या? 2 3 जा 6 5 जा 30 यही होता है। फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 2 × 3 × 5, कुछ भी ये सॉल्व होगा नहीं। तो दिस इज इट। ये ए कैप की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ए कैप की वैल्यू है। अब आपको इसकी डायरेक्शन में 8 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो नाउ ए वेक्टर देखो, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। नाउ ए वेक्टर of magnitude 8 units in the direction of vector A। उसका नाम मैंने वेक्टर ए रख दिया है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से नाम रख दिया। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, ऐसे वेक्टर को क्या नाम पुकारेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 8 ए कैप। क्या कहेंगे भाई? डायरेक्शन तो वेक्टर ए की हो, ठीक है, तो वहां से तो मैंने डायरेक्शन वाला पार्ट ले लिया ए कैप। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वेक्टर ए का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, जिसमें ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। याद है, ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है, तो आपने मैग्नीट्यूड तो अपनी तरफ से 8 दे दिया और डायरेक्शन वेक्टर ए का चाहिए, यानी ए कैप रख दिया उसके आगे। ठीक है, तो ए कैप की वैल्यू है आपके पास, क्या है? ये पूरी वैल्यू है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन आता है, ये 8 5 जा तो ये हो जाएगा 40 बाय √30 आई कैप, फिर -8 जे कैप, या फिर इस तरीके से लिखो 8 बाय √30, स्केलर कंपोनेंट को अलग ही दिखाओ, 8 बाय √30, फिर बाद में लगा दो जे कैप, और फिर 8 2 जा 16 बाय √30 के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैच कर लो। प्लस माइनस साइन भी मैच कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। चलें फिर आगे। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। शो दैट द वेक्टर्स दिस आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर की बात ही कर रहे थे कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर if and only if वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से अगर अपन लिख सकते हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तो देखो, दोनों का मैं इसका भी नामकरण कर देता हूं। तो लेट अस से कि यहाँ पे वेक्टर ए है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। और वेक्टर बी का नाम आ रहा है, मतलब वेक्टर बी के कंपोनेंट आ रहे हैं, मतलब मैंने नाम रख लिया वेक्टर बी और उसके कंपोनेंट्स हैं 6 जे कैप -8 के कैप। आप तो केवल इतना बताओ कि वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी या वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या? यानी कि आप ऐसे सोचो कि वेक्टर बी में से कुछ कॉमन निकाल के वेक्टर ए के कंपोनेंट्स के बराबर कर सकते हैं, या वेक्टर ए के में से भी कॉमन निकाल के बी के बराबर, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं बी के वेक्टर के कंपोनेंट्स में से -2 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है?
2i कैप, फिर ये क्या हो जाएगा -3j कैप, फिर ये क्या हो जाएगा +4k कैप। और ये जो चीज है ये तो एग्जैक्टली वेक्टर ए से मैच कर रही है, यस और नो। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज -2 वेक्टर ए, लिख सकता हूं मैं। तो हेयर हेयर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर बी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर -2 वेक्टर ए, ठीक है ना। दैट इज वेक्टर बी को मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए लिख पाया, वेयर वेयर लेमडा इज ए, वेयर लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है -2, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर। भाई लेमडा नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, hence vector a and vector b are collinear, a and vector b are collinear, proved proved। एक तरीका तो ये है और ये इजीएस्ट तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल प्रूव करें। ये नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इस यहां से रिलेट कर देता हूं मैं। दूसरे तरीके में मैं इसके स्केलर कंपोनेंट्स को एनालाइज करता हूं, दोनों की। हालांकि इसमें भी स्केलर कंपोनेंट्स को एनालाइज किया है, बट उसमें मैं अलग अलग लिख देता हूं। कैसे, ये सब नहीं करूंगा मैं, इसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा किसी दूसरी फॉर्म में। मैं सीधे सीधे क्या करूंगा भैया, वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म ये है, तो वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म में से अगर मैं स्केलर कंपोनेंट्स को a1 a2 a3, क्योंकि वेक्टर ए है ना, a1 a2 a3 मान लूं, तो बोलो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -3 और a3 की वैल्यू +4। और यहां से b1 b2 b3 मान लूं मैं इसके स्केलर कंपोनेंट्स, तो b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू बोलना 6 एंड b3 की वैल्यू बोला -8। नाउ नाउ a1 बाय b1 बताओ क्या आ रहा है, a1 बाय b1 क्या आ रहा है 2 बाय -4, क्या लिख सकते हो उसको -1/2। और a2 बाय b2 क्या आ रहा है, वो आ रहा है -3 बाय +6, अगेन -1/2। एंड a3 बाय b3 क्या आ रहा है, a3 बाय b3 क्या आ रहा है 4 बाय -8, अगेन -1/2। हेंस इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि a1 बाय b1 इक्वल टू आ रहा है a2 बाय b2 के, इक्वल टू आ रहा है a3 बाय b3 के, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू व्हाट -1/2। तो अगर स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, एंड -1/2 भी एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए ना, ठीक है, तो -1/2 विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो अगर इसके स्केलर कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है, और रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर के बराबर होना चाहिए, हेंस वी कैन से दैट कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। दिस इज अनदर मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड से आप प्रूव कर सकते हो कि ये कोलिनियर है। क्लियर है, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, LMN, राइट। LMN कैसे निकालते हैं, अभी एक क्वेश्चन में निकाल के बताए थे। जैसे कि ये वेक्टर है सपोज करो, तो उसके सबसे पहले तो आप डायरेक्शन रेशियोज पता करो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स है वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज को ABC से डिनोट कराते हैं। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 2, C की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, क्लियर है। अब जो है इसका मैं सपोज करो, उसको मैं वेक्टर क्या मानू, वेक्टर आर मान लेता हूँ, लेट अस सपोज। तो वेक्टर आर अगर ये है, तो सबसे पहले क्या निकाल लूंगा मैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का का रूट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। तो 1 + 4 + 9 विल गिव मी व्हाट, √14। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय
साइंस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय, डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से डिनोट कराते हैं। L की वैल्यू हो जाती है A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, अगर वेक्टर R माना है तो, और M की वैल्यू हो जाती है दूसरा डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, एंड N की वैल्यू हो जाती है तीसरा डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो A कितना था 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R निकाल चुके हो √14, और यहाँ पे आ जाओ, ये क्या था 2/√14, और इधर आ जाओ, ये क्या था 3/√14। एक लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख लेंगे। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। बताइए कोई दिक्कत? बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13th, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस। तो सेम टू सेम 12th क्वेश्चन की कॉपी है, बस 12th क्वेश्चन में सीधे सीधे वेक्टर गिवन है, इसमें सीधा सीधा काम नहीं किया है इसने थोड़ी सी मेहनत करवा ली। 2 पॉइंट्स दे दिए, उससे वेक्टर पहले बना लो, और वेक्टर जब अपन बनाते हैं तो या तो पता ऐसे होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, या फिर डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टेड क्या है वो A से B पे, दैट मीन्स A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट। पता चल गया? तो वेक्टर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो वेक्टर ए बी बना देता हूं पहले मैं, वेक्टर ए बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए को माइनस करना है, दैट मीन्स -1 दिस मच ऑफ आई कैप, है ना, प्लस -2 दिस मच ऑफ जे कैप, प्लस फिर आ जाओ 1 -3, बस प्लस माइनस साइन की गलती ना करें, दिस मच ऑफ के कैप। फाइन, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, -2 आई कैप, फिर -4 जे कैप, और फिर 1 -3 क्या हो जाएगा 4 के कैप। तो अगर वेक्टर ए बी गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी, निकाल लो। तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का सम का रूट, तो 4 + 16 + 16 का रूट कितना होता है 16 16 32 और 4 36, और 36 का रूट क्या होता है 6। अब इधर -6 मत लिख देना, बिकॉज मैग्नीट्यूड लेंथ है तो उसको कभी भी नेगेटिव, ये नोट भी लिखवाया था मैंने कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, -2, बी क्या है -4, सी क्या है 4। तो LMN कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला, A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। A कितना आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या आ रहा है 6, यानी कि -1/3। दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस M कैसे निकालेंगे, दूसरा डायरेक्शन रेशियो उठा लो और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। तो B क्या था -4 डिवाइडेड बाय 6, इट विल गिव मी व्हाट -2/3। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा N इक्वल टू तीसरा डायरेक्शन रेशियो उठा लो और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, C क्या था 4 डिवाइडेड बाय 6 विच विल गिव मी 2/3। So these three are the final answers. This one and this one. मैच करो। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन 14th, शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्वाइंट। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, आपको एक वेक्टर बना के दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, और वो एक्सिस जो 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसका नाम OX OY OZ लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं अपन। तो इन तीनों लाइन सेगमेंट या इन तीनों एक्सिस से वो इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है एंगल। दैट मीन्स इन तीनों एक्सिस के साथ वो बराबर एंगल बनाती है, ऐसा प्रूव करना है, शो करना है, ऐसा वो क्या करती है वो बराबर एंगल बनाती है। मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के साथ एंगल का मतलब है उसके डायरेक्शन कोसाइन से। क्या मतलब है उसके डायरेक्शन को, तो अपन स्ट्रेट अवे सबसे पहले क्या निकालते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो इस वेक्टर को एक नाम दे देता हूं मैं, लेट अस से दिस इज माय वेक्टर ए। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए ऑब्वियसली पहले मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस IJ के, तो 1 1 1,
तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज √3। तो अब अगर आपके पास डायरेक्शन आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी से डिनोट करा देते हैं 1, बी बी क्या है 1, सी बी क्या है, क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज, उसके स्केलर कंपोनेंट्स। तो यहां से एलएमएन निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन एम इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। एंड तीसरा और आखिरी डायरेक्शन कोसाइन सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फाइन, चलो तो ए क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है √3, बी क्या है वो भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है √3, और सी क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है √3। तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, आ गए, बोलो। अब जो एंगल बनता है वो किससे बनता है, डायरेक्शन कोसाइन से बनता है, और डायरेक्शन कोसाइन ही सब सेम है तो एंगल भी सेम बनेगा। ये अंडरस्टूड वाली बात है, लेकिन अब अपन इसको प्रैक्टिकली लिखेंगे कैसे। अंडरस्टूड तो ये हो गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन सेम आ रहे हैं तो एंगल भी सेम ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। बट अब इसको दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखाएंगे, वी नो दैट कि एल एम एन की वैल्यू क्या होती है। एल एम एन का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/√3। एम का मतलब क्या होता है कॉस बीटा, और उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1/√3। और एन का मतलब क्या होता है कॉस गामा, उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√3। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच द वेक्टर इज इंक्लाइंड विथ द पॉजिटिव साइड ऑफ 3 एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो यहां से अल्फा बीटा गामा जो आएगा, अल्फा बीटा और गामा जो आएगा, तीनों के तीनों कॉस इनवर्स 1/√3 आ रहा है। हालांकि कोस इनवर्स 1/√3 हमको नहीं पता क्या होता है, बट वैल्यू तो सेम आ रही है ना, जो भी होगी, जो भी होगी वो सेम ही तो होगी, बताओ। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, कोस क्या हुआ, नहीं नहीं दूध वाला हो, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स 1/√3। 1 सेकेंड, तो अल्फा बीटा गामा कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा नीचे, हेयर अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर एंड द 3 एक्सिस। अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो प्रूव हो जाएगा फाइनली, हेंस वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड, वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी इंक्लिनेशन का मैटर हो, या यूं कहूं डायरेक्शन का मैटर हो, डायरेक्शन इंक्लिनेशन करीब करीब कनेक्टेड है ना, तो आप सीधे के सीधे किस पे जाओगे, आप जाओगे डायरेक्शन कोसाइन पे। किस पे जाओगे, डायरेक्शन कोसाइन, LMN। चले आगे, चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the position vector of a point R which divides the line segment joining the points P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1। तो अब आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या आ जाता है, जल्दी से क्विकली रिकॉल करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या था। इंटरनली का केस और एक्सटर्नल, दो अलग अलग केसेस है ना। इंटरनली और एक्सटर्नली का केस ये था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, राइट, और P और Q के इंटरनली कोई तीसरा पॉइंट है, लेट अस से R, और रेशियो क्या दे रखा है 2:1। तो 2:1 में अगर ये इसको डिवाइड करता है, तो आपको अगर P और Q के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो आप वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना जो उसको डिवाइड कर रहा है R, उसके भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। और वही तो पूछा उसने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, यही तो पूछा। तो कैसे निकालते हैं, अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो हम तीनों के पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर बनाने का मतलब है ओरिजिन से वेक्टर बनाना। लेट अस से ओरिजिन कहीं भी मान लो, मैंने यहाँ मान लिया, तो ये ओरिजिन से वेक्टर OQ, वेक्टर OR और वेक्टर OP। तो P और Q के पोजीशन वेक्टर को लेटर से वेक्टर A और वेक्टर B मान लेता हूं, और जो जिस पॉइंट का चाहिए मुझे उसका वेक्टर R मान लेता हूं। और यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि वेक्टर R कैसे निकलता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू बी और 1 इंटू ए। भाई M/N का जो रेशियो रहता था, तो क्या रहता था, M इंटू बी, M इंटू वेक्टर बी प्लस N इंटू वेक्टर ए। और इस तरीके का सेक्शन फॉर्मूला हमने क्लास 10th में भी सीखा था, बस ये कि वहां पे कोऑर्डिनेट्स होते थे और यहाँ पे वेक्टर्स हैं।
ठीक है ना। और वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वेक्टर में, जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो ही तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, होते नहीं होते हैं। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या है 2 इंटू वैक्टर b क्या है, वैक्टर b देखो q का पोजीशन वेक्टर देखो, तो p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। तो ये तो है p का, ये तो है p का और ये है q का। तो ये p का पोजीशन वेक्टर है, दैट मींस ये वेक्टर op है, और ये q का पोजीशन वेक्टर है, दैट मींस ये वेक्टर oq है। तो आपको m इंटू वेक्टर b मतलब वेक्टर oq, तो वेक्टर oq से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फाइन। और प्लस n क्या है 1 इंटू वेक्टर ए बोले तो वेक्टर p का पोजीशन वेक्टर बोले तो वेक्टर op आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, होल डिवाइडेड बाय व्हाट m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2, अब मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूं एक स्टेप, है ना, डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। तो 2 इंटू माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप, और उधर एक प्लस आई कैप भी है, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये माइनस आई कैप हो गया। फिर आ जाओ 2 जे कैप है और 2 ही जे कैप यहाँ पर है, तो 4 जे कैप, ठीक है। और 2 के कैप है और माइनस के कैप है, तो सिंगल के कैप, और डिवाइडेड बाय व्हाट 3। इसको थोड़ा सा फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। मैच करना आंसर फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का ये पोजीशन वेक्टर है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इंटरनली जो डिवाइड करेगा उसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। क्लियर? क्लियर है? अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या तो होता था फिगर, दोनों बातें करेंगे, और क्या होता था उसका फॉर्मूला। बेटर होगा बना लो तो, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेटर होगा कि फिगर भी आप बना लें। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन पे जो फॉर्मूला होता था देखो, अब पी और क्यू क्या है बेटा, पी और क्यू क्या है, पी और जो पॉइंट आर है वो पी और क्यू के बीच में नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जैसे सपोज करो ये है पी ये है क्यू, तो इनके बीच में कहीं नहीं है, या तो इधर एक्सटेंड करने के बाद आ रहा है या इधर एक्सटेंड करना है। पता कैसे चलेगा सर इधर एक्सटेंड करना है कि इधर एक्सटेंड करना है, तो एम और एन की वैल्यू से पता चलेगा। 2:1 दे रखा है ना, तो अगर m:n में m बड़ा है, m बड़ा है तब तो वो एक्सटेंड होगा टर्मिनल पॉइंट से जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, अगर m बड़ा है तो। और अगर m छोटा है तो फिर एक्सटेंड होगा इनिशियल पॉइंट से। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। ठीक है, कुछ बातें याद करते चलो, उस टाइम थोड़ा सोचने बैठोगे अच्छा ये बड़ा ये छोटा है, बिल्कुल फिक्स याद करते चलो कुछ बातें, कि अगर m बड़ा है, पहला वाला रेशियो बड़ा है, यानी कि एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है 2/1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उस केस में क्या होगा टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन होगा। और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है कल को 1/2 बनता है, तो ये इनिशियल पॉइंट से क्या हो जाता है एक्सटेंशन हो जाता है। फाइन, तो अब मैं इसका फिगर तैयार करता हूँ छोटा सा। लेट अस से कि ये तो था मेरा वेक्टर पी क्यू, ये तो था मेरा वेक्टर पी क्यू, फाइन। और अब की बार मुझे बताओ कहां से एक्सटेंशन करूंगा मैं, टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन करूंगा। तो टर्मिनल पॉइंट जो है वो क्यू है, तो लेट अस से क्यू से मैंने एक्सटेंशन कर दिया और आगे कहीं आर को रख दिया, आगे कहीं आर को रख दिया। अब आपको 2:1 दे रखा है, यानी कि पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू 2:1 है, बोलो। तो पी आर डिवाइडेड बाय ये पी आर जो है डिवाइडेड बाय जो ये पी क्यू है, ये 2:1 है। तो अगर मान लो पी आर एम है और पी क्यू मान लो एन है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 2 और एन की वैल्यू क्या है 1, 2:1 है ना। नहीं, एक मिनट को, पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर करेंगे ना, पी क्यू थोड़ा ना करेंगे, ये इधर आएगा, इधर आर क्यू मतलब क्यू आर, ठीक है। ये है एन और एन की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। m डिवाइडेड बाई एन, m देखो बड़ा है और n देखो छोटा है, और सेम टू सेम वही कि पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेता हूं मैं तीनों के, OP OQ और OR। तो वही OP का वेक्टर A, OQ का वेक्टर B और OR जो चाहिए उसको वेक्टर R।
ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बनता था, फॉर्मूला ये बनता था कि वेक्टर आर के आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो वही सेम होगा एम बी और एन ए, बट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे रेशियो का भी सम नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे एम वही है सेम पहले की तरह 2, और इन टू वेक्टर बी क्या आ रहा था, आई कैप, माइनस आई कैप था, हमने पहले गलत किया है क्या, तो यहाँ तो अच्छा सॉरी सॉरी सेकंड वेक्टर लेते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड वेक्टर लेते हैं, मैं इसको देख रहा हूँ, सेकंड को पहले देखते हैं। पहला रेशियो दूसरा वेक्टर, दूसरा रेशियो पहला वेक्टर, तो पहला रेशियो 2 है तो दूसरा वेक्टर लेना है, तो माइनस का आई कैप, प्लस का जे कैप, और बाद में प्लस का के कैप, और माइनस एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू अब पहला वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस माइनस व्हाट के कैप डिवाइडेड बाय व्हाट एम माइनस एन, एम माइनस वन मतलब 2 माइनस एन, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, बस ऊपर ऊपर वाला सॉल्व कर दो, तो -2 और इधर -1 क्या हो जाएगा, -3 आई कैप, और प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया खत्म, और 2 प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस का 1 यानी कि 3 के कैप आंसर, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप। तो क्लियर है सबको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर फर्दर वेक्टर चैप्टर एंड ऑल्सो 3D चैप्टर, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, बस एक्सटर्नल डिवीजन हो तो क्या हो जाएगा माइनस का रिलेशन, और इंटरनल डिवीजन हो तो प्लस का रिलेशन, पहला रेशियो दूसरा वेक्टर, दूसरा रेशियो पहला वेक्टर, और नीचे वही सम ऑफ रेशियोज या डिफरेंस ऑफ रेशियो जैसा रहे, फिर कोशिश करना कि फिगर भी बना के आओ, अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि पहला रेशियो बड़ा है तो टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन कर देना, और अगर पहला रेशियो छोटा है दैट मींस फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बने, तब अपन क्या करेंगे इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन कर देंगे। ठीक है, ये सारी बात कल आपको कॉन्सेप्ट में भी बताई, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो कितने कर लिए 15, 16 देखो, 16 देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस एंड दिस। अच्छा जी, अब सेम टू सेम सेक्शन फॉर्मूला ही चल रहा है, लेकिन एक सेक्शन फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस भी था, याद करें, याद है क्या था पर्टिकुलर केस, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि लेट अस सपोज करो ये P है और ये Q है, ठीक है, और जो पॉइंट R आ रहा था ना वो कहीं पर भी आ रहा था, लेकिन अगर वो मिड में है, अगर वो मिड में है तो अब R के पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर वही बनाते हैं अपन, OP OR और OQ, वही A वेक्टर, वेक्टर B एंड वेक्टर R, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, और अब की बार रेशियो फिक्स हो गया क्या, 1:1 हो गया, अब की बार रेशियो क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो हम क्या करते थे वेक्टर R उसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला था MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M+N, तो उसी फॉर्मूला से कैसे डिराइव किया था, M और N की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू बी यानी सिंपली वेक्टर बी, 1 इंटू ए सिंपली वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 1+1 यानी कि 2, 1+1 सीधे 2 लिख देता हूँ, 1+1 इक्वल टू 2, तो आप जरूरी नहीं ऐसे डिराइव करो, आप सीधे वेक्टर आर का फॉर्मूला ये डाल सकते हैं, क्या करो दोनों वेक्टर का एवरेज, एवरेज मतलब जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो पॉइंट चाहिए वो क्या चाहिए, मिड पॉइंट है उसका, गिवन है ना, चेक करो, चेक करो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएं, ठीक है, तो चलो अब आपको क्या करना है, अब सुनो वेक्टर बी और वेक्टर ए बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि इस बार उसने क्या क्या रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है ना, तो वेक्टर बना दो पहले, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ा देता हूं मैं, तो देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर ए बोलते हैं, मतलब वेक्टर ए होता है जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ओरिजिन को ज्वाइन करता है, तो क्या बनेगा, अगर 2 3 4 है तो 2i कैप, 2i कैप, बोलो आगे 3j कैप एंड 4k कैप, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वेक्टर बी है, तो क्या है 4 1 -2, 4 1 -2 यानी कि 4i कैप प्लस j कैप, और क्या है -2 k कैप, ठीक है जी, अब रखो फॉर्मूला, ठीक है, तो वेक्टर आर हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो इन दोनों को जोड़ना है,
2i कैप प्लस 3, ये j है ना, 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस ऐड करो सेकेंड वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय व्हाट 2। जोड़ना जरा, 2 + 4 6i कैप, 3 + 1 4j कैप, 4 - 2 2k कैप डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है सबको, 2 कॉमन ले लूं तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कटा, आंसर यही बच गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मैच करो। ठीक है। अब इसने तो क्या पोजीशन वेक्टर पूछा था, तो ये फिगर भी बनाया और ये फॉर्मूला ड्राइव किया, सब किया। लेकिन अगर ये सीधे कोऑर्डिनेट देके कोऑर्डिनेट ही पूछ लेता, अगर ये कोऑर्डिनेट्स ही तो दिए थे इसने, अगर कोऑर्डिनेट देके ये आर पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट ही पूछ लेता है भैया कोऑर्डिनेट ही बता दो, तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3, उसके बाद 1 + 3 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और -2 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो 3, 2, 1, और अभी अपना जो वेक्टर बना है वो भी तो यही बना है, 3i कैप 2j कैप और सिंगल k कैप, ये तो बना है, समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेट में पूछता तो एक्चुअली क्लास 10th का क्वेश्चन बनता, और वेक्टर में पूछ लिया तो 12th का बन गया। फर्क इतना है, चीज तो वही करे जा रहे हो। ठीक है, चलते हैं 17th। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर दिस 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 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिस। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 17। अब वो इंपॉर्टेंट, पढ़ने में काफी आसान है और इजी भी है वैसे क्वेश्चन, बट यहाँ पे अक्सर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। देखो क्या कहा उसने कि शो करो कि ए बी सी के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं दिस दिस दिस, वो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वो क्या है, मतलब ए बी और सी जो है ना, ए बी और सी जो है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस, ऐसा क्वेश्चन हमारे क्लास 10th में भी आया था, याद करो, कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, याद करो। उसमें सेक्शन फॉर्मूला का पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, जिसमें है ना डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला की मदद से अपने को प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, कभी प्रूव करवाता था ये पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, तो हम वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से प्रूव करते थे कि अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो कह देता था कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, और अगर नहीं आता था तो कहता था कि नहीं बना रहा है। समझ रहे हो, ऐसे ही करते थे। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट तो बच्चे के माइंड में फिट हो गया कि आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर का सम करना है। तो बच्चा क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता है, इसका निकाल लेता है, और इसका निकाल लेता है, और फिर वही इसका स्क्वायर, दोनों मतलब तीन में से किसी भी दो के स्क्वायर का सम अगर तीसरे का स्क्वायर के सामने मैच करेगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है, ऐसा वो चेक कर लेता है। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बट इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। बेटा ये जो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट अस से कि ये है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से सुनना बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिफिकल्ट, इसलिए कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेट अस से कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर मुझे वेक्टर ए बी गिवन होता, मुझे अगर वेक्टर बी सी गिवन होता, और मुझे अगर वेक्टर सी ए या ए सी कैसा भी गिवन होता, तो मैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता, स्क्वायर का सम करके देख लेता, मतलब स्क्वायर करके देख लेता, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, और फिर किसी भी तीन में से दो का स्क्वायर अगर तीसरे से मैच, भी जरूर थोड़ा एबीसी है, ये एबीसी ऐसे भी हो सकता है, सी ए बी कैसे भी हो सकता है ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो किसी के भी दो का स्क्वायर अगर तीसरे से मैच हो जाता तो मैं कह देता राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या अभी जो मुझे वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या ये वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी है क्या? नहीं, ये तो वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये क्या है बेटा? वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो ये 3 - 4 और -4 तो किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 - 4 एंड दूसरा क्या है -4। जैसे दूसरा ले लो 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1, और सी के ले लो 1 - 3। अगर पोजीशन वेक्टर गिवन होता है तो वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको बताया था कि लेटर से हवा में कोई पॉइंट लटक रहा है पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बनता है। यानी इसके पोजीशन वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बताया था।
तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, ये पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के ये क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। दैट मींस इस पॉइंट, इन पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स भी बनेंगे। तो 1 -3 -5 जो तीसरा बच रहा था, 1 -3 -5। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से वेक्टर ए बी बनाना है, वेक्टर बी सी बनाना है, वेक्टर ए सी बनाना है। बी माइनस ए करके वेक्टर ए बी बनाओ, सी माइनस बी करके वेक्टर बी सी बनाओ, और सी माइनस ए या ए माइनस सी उल्टा भी कर सकते हो, वेक्टर ए सी बना लो, सी ए बना लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। ये बनाने का काम करना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे ही इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जो वेक्टर गिवन है ना, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, जबकि ये जो वेक्टर गिवन है ये ट्राइंगल की साइड का गिवन नहीं है, ट्राइंगल के वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर से ट्राइंगल की साइड का वेक्टर निकालना है और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। इज दिस क्लियर? चलो तो अब शुरू करते हैं। देखो इसका एक डायग्राम बनाएंगे, कैसे, ऐसे। पांच मिनट। ए बी सी, ठीक है। तो अब आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो नाम गिवन है, हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ए बी सी जो है, स्मॉल ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, स्मॉल बी जो है पॉइंट बी का है, और पॉइंट सी तो ओरिजिन मानना पड़ेगा कहीं, ये लो मैंने कहीं दूर ओरिजिन मान लिया, ये मान लो ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है। तो ये तो हो जाएगा मेरा वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो ये तो हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। फाइन। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको गिवन है। यहाँ पे कितना कितना गिवन है, ये सब गिवन है। आप लिख दोगे। बताओ वेक्टर ए कितना, क्या गिवन है आपको, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। कितना गिवन है, बोलो क्या गिवन है, 3 i कैप -4 j कैप -4 k कैप। ठीक है। वेक्टर बी जो कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, या फिर 2 लेटर में लिखूं तो वेक्टर ओ भी लिख सकता हूं, वे कितना गिवन है, 2i कैप -j कैप +k कैप। और वेक्टर सी जो कि वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर है, यानी 2 लेटर में लिखूं तो वेक्टर ओ सी, ये कितना गिवन है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नाउ अब आपको वेक्टर ए बी, सॉरी वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, ये वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर, इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूं। आपका एक्चुअल ट्राइंगल आपको ये प्रूव करना है, ठीक है जी। इसमें हो सकता है कि ए बी सी इधर उधर हो, वो मैं कह नहीं सकता अभी कि ए इधर है कि बी इधर है कि सी इधर है ना। तो ट्राई करते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालो। नाउ वेक्टर ए बी, तो टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं, यानी वेक्टर बी से वेक्टर ए माइनस करूंगा, यस और नो, बोलो। ऐसे ही करूंगा। वेक्टर बी क्या है, 2i कैप -j कैप +k कैप। इसमें से माइनस करूंगा, वेक्टर ए क्या है, 3i कैप -4j कैप -4k कैप। करो माइनस, 2 -3 यानी -i कैप, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 +4 +3j कैप, और +1 माइनस माइनस अगेन 4, तो +1 -4, 1 -4, 1 +4, सॉरी 1 +4 5k। तो ये आपको वेक्टर ए बी इसकी एक साइड का वेक्टर बन गया, एक साइड का, जो एक साइड है ना ट्राइंगल की एक साइड, उसका वेक्टर ये बना है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका, ठीक है। सिमिलरली बची हुई दो साइड्स भी निकाल लो। तो अब वेक्टर बी सी, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, और बी का वेक्टर बी, सी माइनस बी करेंगे, ठीक है ना। सी माइनस बी कर दो ऐसे ही। 1 -2 क्या होता है, -i कैप, -3 माइनस माइनस यानी -3 +1 कितना हो जाएगा, -2, -3 +1 हो जाएगा ना बेटा, -2j कैप, और इधर आ जाओ, -5 -1 यानी -6k कैप। लास्ट वाली साइड निकालते हैं, बी सी, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, एंड लास्ट वाली साइड को आप ए सी वैक्टर भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो दूसरा, सी ए वैक्टर भी कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। बोलो वेक्टर सी, इसमें से इसको घटाओ,
ओरली भी घटा सकते हो। 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, माइनस 3 माइनस माइनस यानी +4 हो जाएगा। -3 +4 सिंगल पॉजिटिव जे कैप, और -5 और वो अगेन +4 हो जाएगा तो -k कैप। अब आपके पास वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी गिवन है। अब आप तीनों के निकाल लो क्या, मैग्नीट्यूड्स। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 9 + 25 कितना हुआ, √35। चलो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकालते हैं। तो बी सी में हो जाएगा -1 का स्क्वायर अगेन प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का रूट। तो कितना हो गया, 1 + 4 + 36 कितना हो गया, रूट का 41। एंड लास्ट एंड फाइनल वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का सम का रूट 4 + 1 + 1 इट इज व्हाट, √6। ठीक है, अब आप देखो भैया इन दोनों के स्क्वायर, कहां थे हम, देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कर दूं 35 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूं 6 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दूं 41 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम इसके बराबर है ना, है कि नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर कितना हो रहा है 35, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर कितना हो रहा है, ये 41, √41 का स्क्वायर कर देंगे ना 41। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर कितना हो रहा है, स्क्वायर करो कितना हो रहा है वो 6। सो किस किस का स्क्वायर का सम हो रहा है, इसके और इसके स्क्वायर का सम इसके बराबर हो रहा है, राइट। तो मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम स्टैब्लिश हो रही है। सो यस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव्ड। लेकिन बी जो है यहाँ नहीं है, देखो ध्यान से, बी सी मेरी हाइपोटेन्यूज बन रही है, क्या बन रही है, बी सी। तो बी सी यानी कि ए तो नीचे है, ए तो मेरा नीचे है और बी मेरा ऊपर है, राइट। तभी तो जाके बी सी हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो उस हिसाब से फिर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो आप एक काम कर सकते हो, जब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप वर्टिसेस मार्क मत करो हाल फिलहाल, वर्टिसेस आप फाइनल सॉल्व कर लो उसके हिसाब से मार्क करो, नहीं तो काटा पीटी होगी। आइडिया ले लो, ट्राइंगल बना लो, ये सब बना लो, लेकिन वर्टिसेस या तो पेंसिल से लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये पता नहीं कि ए बी सी कहाँ कहाँ है, ये बदल सकते हैं। तो इज दिस क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल एक्सरसाइज, इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर का सम कर देते हो, बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसका स्क्वायर का सम करोगे ना बेटा, तो चेक करना ये नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आएगा, और अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आ रहा है, तो आप जस्ट उल्टा करके आते। ठीक है, बताओ ओरली जो क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे, बस 2 ही तो क्वेश्चन है, देखो तो सही। इन ए ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को जोड़ेंगे तो वेक्टर ए सी आना चाहिए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी शुड बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए सी। ठीक है, अभी यहाँ पे वेक्टर 0 के रखा है इसने आरएचएस में, वेक्टर 0 के रखा है, लेकिन यानी कि वेक्टर ए सी को इधर बुला रहा है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन बी है। अच्छा उसने नॉट ट्रू का है, कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब इस माइनस ए सी का उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी ए हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन भी है, देखो तो ए बी ट्रू है। अब सी और डी में से देखो ए बी प्लस बी सी, अच्छा माइनस सी है, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। और ए बी माइनस सी बी प्लस सी है, ये सही है क्या, ए बी माइनस सी बी प्लस सी है, बिल्कुल सही है। देखो इस ए बी को ए बी रहने दो, बी सी का सी बी करते ये माइनस हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक्सचेंज करते ही प्लस माइनस का फर्क हो जाता है, और प्लस वेक्टर सी है इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन इससे मिल रहा है।
सी वाला किसी से नहीं मिल रहा, तो आंसर आपका सी होगा क्योंकि ये गलत है, बाकी के 3 तो सही है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर ये कोलिनियर है तो बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं, ये तो ट्रू है। इनकरेक्ट बताना है इसमें भी। वेक्टर ए प्लस और माइनस वेक्टर बी होगा, बिल्कुल ये भी सही है। प्लस और माइनस यानी +1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, -1 से, यानी लैम्डा की वैल्यू +1 -1 हो सकती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी करेक्ट है। बताया था ना 2 तरीके से कोलिनियर प्रूव करते हैं, प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। बोथ द वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये तो ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन सेम डायरेक्शन होना कोई कंपलसरी नहीं है। सेम ऑब्लिक ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। आ जाओ आ जाओ, वो हॉल में कोई बैठा है क्या? बट इधर ही बैठना पड़ेगा, इधर ही आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम ऑब्लिक ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 खत्म होती है। कल से थर्ड कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।